गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं राहुल सर आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं और आपको समझ में भी आए। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा इस लेसन का आखिरी टॉपिक होगा। तो आज का टॉपिक, चलिए आपको आज की टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक हमारी है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का मतलब क्या कि सूर्य के अभी एक्चुअली राइज होने से पहले हमें सूर्य का दिखाई पड़ना और सूर्य के सनसेट हो जाने से, यानी सन जब सेट हो जाता है, सनसेट जब हो जाता है, तो सनसेट हो जाने के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई पड़ना। ठीक है, क्यों होता है यहाँ पे जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। मतलब अभी सूर्य निकला नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है, ये ऐसा क्यों। और सूर्य डूब गया होता है लेकिन फिर भी हमें दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आज की टॉपिक यही है और इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन मैं बता दूं कि सनराइज आखिर होता क्या है। सनराइज जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य जब निकलता है उसको सनराइज कहते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य निकलता है तो कैसे, कहाँ से निकलता है, यानी कि व्हेन द सन एबव द हॉरिजॉन, व्हेन द सन जस्ट एबव द हॉरिजॉन, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि सनराइज। नहीं तो हम कहेंगे क्या कि सूर्य निकल गया जब हॉरिजॉन के ऊपर आएगा। ये हमारा हॉरिजॉन लाइन है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन लाइन है और जब इसके ऊपर आएगा सूर्य, तब हम कहेंगे, जब ये सूर्य इस हॉरिजॉन को पार करते हुए ऊपर निकल जाता है तो हम कहते हैं सनराइज हो गया। ठीक है, और वही व्हेन द सन जस्ट बिलो द हॉरिजॉन, या फिर व्हेन द सन गोज बिलो द हॉरिजॉन, यानी कि जब सूर्य जाता है कहाँ, हॉरिजॉन के नीचे, तो हम कहते हैं कि सनसेट हो गया। ठीक है, तो ये सनराइज और सनसेट के बारे में हमने बताया कि सनराइज क्या होता है कि जब सूर्य हॉरिजॉन के ऊपर आता है ना, तो when the sun comes above the comes above the horizon, then we can say sunrise, and when the sun goes just below the horizon, then we can say sunset। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या ऐसा क्या होता है। देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, केवल ये अर्थ है, ये पूरा नहीं अर्थ है, ये अर्थ है यहाँ से। ठीक है, ये हमारा अर्थ है जो भी है, ठीक है, और ऐसे हमारा ये अर्थ है। ठीक, ये अर्थ है और इस अर्थ में मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ के चारों तरफ, अर्थ जो घिरा होता है, यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, घिरी होती है, किसके द्वारा घिरी होती है, सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये अर्थ एक एटमॉस्फेयर के द्वारा घिरा होता है। तो इस एटमॉस्फेयर के द्वारा जो घिरा होता है, इस एटमॉस्फेयर में होता क्या है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही कह लें तो लेयर है, और एक ऐसा लेयर है जो कि सनलाइट के रेस को क्या करता है, छेड़ता है, कह लें छेड़ता है, उसको डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब क्या करता है, अब मैं बताऊंगा कि डिस्टर्ब क्या करता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर जो बना होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के होते हैं, और वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं वो डिफरेंट डेंसिटीज के होते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि हाँ, सूर्य की किरणों को छेड़ता है, सूर्य की किरणों को वो क्या करता है, छेड़ता है, वो बहुत नटखट है और सूर्य की किरणों को छेड़ता रहता है। ठीक है, कैसे छेड़ता है, क्या छेड़ता है मैं बताता हूँ। देखिए सूर्य तो अभी क्या है, जस्ट बिलो द हॉरिजॉन है ना, व्हेन द सन इज जस्ट बिलो द हॉरिजॉन। ठीक, और जब बिलो द हॉरिजॉन है तो इससे मतलब अर्थ का तो मतलब इसकी रोशनी जो है, क्योंकि हॉरिजॉन से थोड़ी ही नीचे है, जब पूरी नीचे आ जाएगी तो मतलब रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, स्लाइटली बिलो द हॉरिजॉन, यानी कि थोड़ा सा नीचे है हॉरिजॉन के, तो इसकी रोशनी तो क्या होगा, पृथ्वी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सूर्य की रेज ये निकल रही है, मान लीजिए सन रेज, ये क्या है, सन रेज है, ये सन रेज है। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी ये पड़ रही है तो अब पड़ा बीच में, यानी कि अभी अर्थ पे नहीं पहुंचा, तभी बीच में क्या पड़ गया, एटमॉस्फेयर का लेयर पड़ गया, एटमॉस्फेयर का लेयर आ गया। अब एटमॉस्फेयर का लेयर क्या करेगा, अब इस रोशनी को, यानी कि इस लाइट रेज को, इस किरण को क्या करेगा, छेड़ता है। कैसे छेड़ता है देखते हैं। ये छेड़ता है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर की लेयर के पास पहुंचता है, ये एटमॉस्फेयर का लेयर उसको रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्रैक्ट, यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि तब जाके
यहाँ पे इसकी आंखों के पास पहुंचता है, और जो इसके आंखों पे पड़ती है ये रिफ्रैक्ट करते करते इसकी आंखों पर पड़ती है। ये छेड़ने का क्या मतलब कि वो रिफ्रैक्ट करता है, उस रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज है वो लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, क्योंकि बिलो द हॉरिजॉन से जो रेज आती है वो लेस डेंसर मीडियम से होती है और मोर डेंसर मीडियम में क्या होती है, प्रवेश करती है। और जब मोर डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो हम जानते हैं कि जब लेस डेंसर से मोर डेंसर में क्या होता है कि प्रवेश करता है कोई लाइट रेज, तो वो रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करते हुए कहाँ पहुंची, इस मानव के नेत्र पर, और जब मानव के नेत्र पे पहुंची तो इसके द्वारा जो क्या बनेगा, इसके द्वारा जो मतलब इसको ये रेज कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट तो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो कर्व लाइन में कभी ट्रेवल नहीं करती। यहाँ पे तो कर्व हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसके कारण ये सनलाइट रेज क्या हो रहा है कि बेंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इस व्यक्ति को लाइट क्या दिखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा, और जब स्ट्रेट लाइन में दिखेगा तो व्यक्ति द्वारा जो सन यहाँ पे ये अभी यहाँ पे है, वो सूर्य यहाँ बनता हुआ दिखेगा, उसके द्वारा सूर्य कहाँ बनता हुआ दिखेगा, एबव द हॉरिजॉन दिखेगा, यानी कि उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो सूर्य दिखेगा वो एबव द हॉरिजॉन दिखेगा। ये सूर्य अब इसको यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये जो सूर्य उसको दिख रहा है ये एक्चुअल सन नहीं है, बल्कि एपरेंट सन है, एपरेंट इमेज है सन का, एपरेंट इमेज ऑफ सन, क्योंकि एक्चुअल सन तो उस समय अभी कहाँ है, बिलो द हॉरिजॉन है, लेकिन जैसे ही इसका रेज निकल गए और जो इस व्यक्ति को दिखेगा वो एपरेंट इमेज दिखेगा सूर्य का, क्योंकि इसको सूर्य की किरणें आती हुई क्या, क्योंकि यहाँ पे पड़ रही है तो लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन करती है तो वो सीधी रेखा में देखेगी। ठीक है ना, कि लाइट उसको सीधी रेखा में आते हुए प्रतीत होगी, तो इसलिए उसका जो इमेज बनता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा जो देखा जाता है सूर्य, वो एबव द हॉरिजॉन उस समय दिखाया जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन द सन रेज फॉल्स इन द एटमॉस्फेयर दे क्रॉस डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि दे पासेस थ्रू अ लेस डेंसर मीडियम टू हाई डेंसर मीडियम, है ना। देन द रेज ऑफ सनलाइट भी क्या होता है, रिफ्रैक्ट, देन द रेज ऑफ सनलाइट भी रिफ्रैक्ट टू इट्स एटमॉस्फेयर, है ना। दैट्स वाई, इसके कारण द सन इज रेज्ड एबव द हॉरिजॉन, द सन रेज एबव द हॉरिजॉन, किसके कारण, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है चिल्ड्रन, और यही दुर्घटना घटती है, यही घटना घटती है कब, सनसेट के समय भी, सनसेट के समय भी यही दुर्घटना घटती है, और इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग डिफरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 मिनट्स की होती है। इन दोनों के बीच की जो टाइमिंग डिफरेंस होती है वो 2 मिनट की, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, ये 2 मिनट्स की होती है इनकी टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, और उसी प्रकार सनसेट के समय, यानी कि सेम वे, यही प्रक्रिया सेम हो चलती है किसमें, सनसेट में भी। तो उस समय भी क्या होता है कि 2 मिनट, तो हम कह लें कि टोटल टाइम डिफरेंस या टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज इक्वल टू कितना, 4 मिनट्स हो जाएंगे, 4 मिनट्स हो जाएंगे ना, 2 + 2, यानी कि टोटल टाइमिंग डिफरेंस या टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम, टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट कितना हो जाएगा, यानी कि सूर्य के निकलने से लेकर सूर्य के डूबने तक का टोटल टाइमिंग डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 2 यानी कि 4 मिनट्स, 4 मिनट्स हो जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, ये पूछता है क्वेश्चन कि कितनी टोटल टाइमिंग डिफरेंस होगी सूर्य के निकलने से और सूर्य के डूबने तक में, तो 4 मिनट का टाइमिंग डिफरेंस होता है। ओके चिल्ड्रन, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपको लेकर
इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, चलिए चिल्ड्रन बताते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं बता दूं कि जब प्रकाश, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स जैसा कि आपको दिख रहा है कि दिस मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि लाइट को थ्रो करना यानी कि फेंकना। तो लाइट को फेंका थोड़ा नहीं जाता, मतलब लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है चारों विभिन्न डायरेक्शन में, यानी कि जब लाइट विभिन्न डायरेक्शन में फैल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना, है ना। निम्नलिखित यानी विभिन्न दिशाओं में फैलती है जब लाइट, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात करें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कैसे, तो व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन वेरियस सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर या इन इट्स पाथ, मतलब जब लाइट यानी कि जब प्रकाश पड़ती है, जब उसके मार्ग में कोई भी या फिर वेरियस सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी विभिन्न प्रकार के मुक्त कण जब उसके रास्ते में आते हैं, तो उससे क्या करने के बाद, मतलब उससे टकराने के बाद, कोलाइड करने के पश्चात वो क्या हो जाती है कि स्कैटर्ड कर जाती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी लाइट के थ्रू होता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी क्या है मैं बता रहा हूं कि व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड, या कह लें तो लाइट इज स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, यानी कि जब प्रकाश यानी प्रकाश का स्कैटर्ड होना, फैलना, छितराना, जब उसके मार्ग में यानी कि उसके मार्ग में छोटे छोटे कणों के आने के पश्चात उससे टकराकर प्रकाश का फैलना, छितराना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने कई सारी चीजें अपने रोज के यानी इन डेली लाइफ, आप अपने डेली लाइफ में ऐसे कई सारे फेनोमेना नेचर के देखते होंगे। जैसा कि अगर एक खूब क्या है, मतलब डेंस फॉरेस्ट है, खूब घने जंगल है, उस जंगल में जब सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है, जब सूर्य की रोशनी आती है, तो जब जंगल के अंदर सूर्य की रोशनी आती है तो आप देखते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट के थ्रू आती है, ठीक है ना, उसमें बीम ऑफ लाइट दिखता है, विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उन पार्टिकल से स्कैटर्ड करने के थ्रू वो लाइट आगे बढ़ती रहती है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक अपना क्या मतलब पाथ छोड़ जाती है, जिसका पाथ हमें क्लियरली दिखता है। वैसे भी नहीं तो आपके घर में, अपने घरों में भी ऐसा देखते होंगे, जैसे कि आपके घर में अगर एक कोई खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है मान लीजिए, खिड़की कह लें नहीं बल्कि वेंटिलेटर कह लें इसको, रोशनदान जो कहते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर, ठीक है। तो अगर रोशनदान है आपके घरों में, ठीक है, और इसमें यहाँ से मतलब इस रोशनदान के थ्रू क्या हो रही है, ये सन है, और सूर्य की रोशनी क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है, सूर्य की रोशनी यहाँ से आ रही है, ये सूर्य की रोशनी यहाँ से क्या हो रही है, आ रही है। तो सूर्य की रोशनी जैसे ही इस कमरे में इंटर करती है, ठीक है, तो इंटर जब करती है तो उसका हमें एक बीम ऑफ लाइट यानी कि सन रेज का बीम, जो सन बीम ऑफ लाइट रेज जो इंटर करता है, उसके रास्ते में कई सारे ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। आप उस बीम ऑफ लाइट रेज को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें उड़ते हुए कई सारे छोटे छोटे कण दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, वही डस्ट पार्टिकल्स या फिर क्या कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसी को कहते हैं। और उसके थ्रू हमारा पाथ ऑफ लाइट विजिबल भी होता है, यानी कि हम देख भी पाते हैं प्रकाश के रास्ते को, ठीक है। और जैसे ही इंटर करती है तो उस यानी कि व्हेन द लाइट फॉल्स या फिर कम्स इन अ डार्क रूम, है ना, इट इज स्कैटर्ड थ्रू अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द डार्क रूम एंड लाइट इज स्कैटर्ड, और लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और पूरी घर क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है, पूरी घरों में रोशनी हो जाती है। जैसे कि अगर वेंटिलेटर के थ्रू कोई रोशनी आ रही है डार्क रूम में, तो उसमें उपस्थित जितने भी मतलब छोटे छोटे कण होते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनसे लाइट स्कैटर्ड करने के पश्चात वो छितरा जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है, और जिसके कारण हमारा घर क्या हो जाता है, रोशनी से भर जाता है,
ठीक है, यानी कि वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, एक दिशा में नहीं रहती, चारों दिशाओं में फैल जाती है। और चारों दिशाओं में फैलने की वजह से हमारा रूम क्या हो जाता है, रोशनी से भर जाता है। ठीक है, अब मैं बताऊं कि देखिए नेक्स्ट, इसके बाद मैं बता रहा हूं कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्काई इज ब्लू, व्हाई द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों होता है, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, व्हाई द स्काई इज ब्लू, यानी आकाश नीला क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे जो कि हैं थिंकर और कह लें तो सोचने वाले, या फिर कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि मतलब क्या बताते हैं या फिर कहा गया है कि वो कहते थे कि मतलब कई लोगों ने ऐसा सोचा कि जो आकाश नीला होने का कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ओशन, यानी कि जब ओशन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो क्या होता है कि वो जाके आसमान पर पड़ती है और वो आसमान नीला दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि ओशन का रंग जो होता है ब्लू होता है। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सारे जो भी थ्योरीज हैं ये गलत हैं। जो थ्योरीज 1859 में आपका एक थ्योरी बनाया गया। ठीक है, जिस थ्योरी के दौरान ये कहा गया कि when white light consisting of 7 colors is passed through a clear liquid, ठीक, मतलब एक क्लियर यानी कि साफ लिक्विड से, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट रेज इंटर करता है या फिर गुजरता है किससे, अ क्लियर लिक्विड, पास थ्रू अ क्लियर लिक्विड, किसी साधारण लिक्विड से, ठीक है, तो उसमें उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं, उन छोटे कणों के कारण जो ब्लू लाइट रेज वो होता है वो क्या करता है कि स्कैटर्ड कर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सनलाइट में जो वाइट सनलाइट होता है, ठीक है, तो वो स्कैटर्ड कर जाता है और स्कैटर्ड करने के पश्चात हमारे वातावरण में फैल जाता है। वो भी पूर्ण रूप से स्कैटर्ड नहीं करता, उसके कुछ अंश जो होते हैं वो स्कैटर कर जाते हैं, जो उसके कुछ अंश होते हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं और बाकी उसी में रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि थ्रू अ क्लियर लिक्विड हैविंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट, जो कि उसमें उस क्लियर लिक्विड में स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, देन क्या होता है, द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट, द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट easily scattered more easily than the red light, scattered much more easily than the red light। कहने का मतलब यह है कि उसमें जो रेड लाइट होता है उसके अपेक्षा जो ब्लू लाइट होती है वो क्या जाती है, आसानी से और बहुत तेजी से क्या जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है। क्योंकि जो वेवलेंथ होता है ब्लू लाइट का वो छोटा होता है, क्योंकि बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट रेज इज स्मॉलर देन द रेड लाइट, और रेड लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ बड़ा होता है, यानी कि लॉन्गर होती है वेवलेंथ। ठीक है, रेड लाइट का। और मैं बता दूं कि ये स्कैटर्ड होने के पीछे, यानी कि स्कैटर्ड होता है लेकिन ये डिपेंड करता है दो रीजन पे, यानी कि साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वो कैसे, मैं बता दूं कि वो कैसे। ठीक है, और बता रहा हूं, देखिए जब सस्पेंडेड पार्टिकल जो होंगे वो लार्ज होंगे, जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होंगे, लार्ज होंगे, तो उस समय जो होगा क्या, मैं बता रहा हूं, देखिए उस समय क्या होगा, अगर मानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर नहीं बल्कि एक हम मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, मिल्क का ग्लास ले लेते हैं, ये मिल्क का ग्लास है, ठीक है, ये मिल्क का ग्लास है और इस ग्लास में मिल्क भरा हुआ है यहाँ तक, और इसमें उपस्थित हैं छोटे छोटे कण। ठीक है, छोटे कण नहीं बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो मिल्क में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब लाइट रेज इसमें से हम गुजारते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है। जैसे यहाँ से टकराता है
ये स्कैटर्ड कर जाते हैं विभिन्न डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इससे फिर आगे बढ़ता है नेक्स्ट सस्पेंडेड पार्टिकल से। जब यह कोलाइड करता है तो क्या होता है कि ऐसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ फिर कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद फिर स्कैटर्ड कर जाते हैं। यानी कि ये इसी प्रकार एक दूसरे से स्कैटर्ड होते रहते हैं, और स्कैटर्ड होने के तत्पश्चात यहाँ फिर टकराया तो फिर यहाँ से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है, विभिन्न डायरेक्शन में। फिर ये आगे बढ़ा, तो जब आगे फिर बढ़ा तो फिर ये यहाँ से ये हुआ, तो यहाँ से जो विजिबल होंगे यानी कि जो देखने वाले ऑब्जर्वर होंगे उससे रिफ्लेक्ट होने के पश्चात एक लाइट रेज निकलती आएगी सबके। और जब लाइट रेज निकलती आएगी सबकी तो ये सारे लाइट रेज वन बाई वन, क्योंकि हर एक का वेवलेंथ भी सेम नहीं होता, हर लाइट रेज यानी जो 7 कलर्स ऑफ लाइट या 7 कलर्स लाइट प्रेजेंट इन द व्हाइट सनलाइट, ठीक है, तो वो जो 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट सनलाइट में, ठीक है, उन 7 कलर्स का जो वेवलेंथ होता है सबका डिफरेंट होता है। तो जब सबका डिफरेंट होता है तो सब अपने अपने कणों से ऐसे ही स्कैटर्ड करके और रिफ्लेक्ट होते हैं, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये हमारे आंखों पे जब पड़ते हैं तो ये एक ही कलर में दिखते हैं, यानी कि व्हाइट रेज में, व्हाइट लाइट में विजिबल होते हैं। जैसा कि दिया है आपके बुक में दिया होगा, आप पढ़ सकते हो। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट यानी कि जो विजिबल लाइट है, यानी कि जो देखने योग्य जो प्रकाश है, उनके वेवलेंथ के रेंज से क्या होते हैं कि वो बड़े होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है। और इसके कारण वो स्कैटर्ड होके, सारे लाइट रेज स्कैटर्ड होके क्या होते हैं कि हमारी आंखों में पड़ते हैं, तो वो क्या दिखता है उस समय, व्हाइट दिखता है, यानी कि एक ही कलर का दिखता है। कह लें कि व्हेन व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हिट दिस लार्ज पार्टिकल, जैसे ही कि यानी कि सन रेज जो होते हैं या सन लाइट जो कह लें, जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनसे हीट करता है, यानी इनसे टकराता है, हीट करता है, तो हीट करने के पश्चात इट गेट रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्ट करते हैं, हो जाते हैं, या फिर कह लें तो स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, विभिन्न डायरेक्शन में। The different colors of white light are reflected by the dust and water particles in the same way. Due to this, और इसी के कारण कह रहा है कि वही मतलब जो 7 कलर्स होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, वो भी इसी प्रकार रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड करते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि जो appears white, due to this scattered light appears white, वो स्कैटरिंग वाली जो लाइट होती है वो हमें व्हाइट ही प्रतीत होगी, ठीक है। जब जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा हैंड है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और इधर से ये पाइप है, ये वाटर पाइप है, और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो जब इस पे ये इससे बड़ा है, यानी कि इसके फोर्स से, इसके रेंज से यानी जो पानी पाइप से निकल रही है उसके रेंज से ये बड़ा है, जैसे ही पानी का प्रेशर इस पे पड़ेगा तो पानी यहाँ से विभिन्न डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये छोटा होता तो पानी क्या होती, गुजर जाती, कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार यहाँ पे है कि जब वो स्कैटर्ड करते हैं, जब उनके आकार से बड़े होते हैं तो उनसे स्कैटर्ड करते हैं, और स्कैटर्ड करने के पश्चात रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट सारे कलर होते हैं, और जब सारे कलर होते हैं तो वो हमारी आंखों पे जब पड़ते हैं तो हमें व्हाइट ही प्रतीत होते हैं। लेकिन जब वही सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे होते हैं, जब वही सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब छोटे होते हैं, किससे, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, यानी कि जो विजिबल लाइट है, यानी कि प्रकाश के वेवलेंथ के रेंज से जब छोटे होते हैं पार्टिकल्स, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो क्या होता है, तो वही चीज होता है, यानी कि इट बिहेव्स डिफरेंटली, यानी कि वह जो उसमें छोटे वेवलेंथ का होगा, यानी कि जिसका वेवलेंथ लाइट रेंज में जिसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, जिसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, उन लाइट रेज का वेवलेंथ, जो भी 7 कलर्स या 7 डिफरेंट कलर्स में जो लाइट रेज उपस्थित होते हैं एक व्हाइट लाइट में, तो उसमें जिसका सबसे छोटा वेवलेंथ होगा वही उस सस्पेंडेड पार्टिकल से क्या होंगे, स्कैटर्ड करेंगे, क्योंकि बाकी सारे तो बड़े वेवलेंथ वाले होंगे तो वो तो क्रॉस कर जाएंगे ना, उनके सामने वो सस्पेंडेड पार्टिकल छोटा होगा तो वो क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे वाले कण होंगे वो क्या होंगे, उसे स्कैटर्ड करेंगे, और जैसे ही स्कैटर्ड करेंगे
तो उनसे भी क्या होगा, जो ब्लू लाइट होती है वो ही स्कैटर्ड करती है, क्योंकि सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, तो ब्लू का होता है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे छोटा उसी का होता है और वही स्कैटर्ड करेगी उस समय। ठीक है, तो ये तो था हमारा उसके लिए। लेकिन अब बता रहे हैं हम आपको कि जो सनलाइट होती है यानी कि स्काई जो होती है वो ब्लू क्यों होती है, ब्लू क्यों होती है, स्काई का ब्लू होने का क्या कारण है। सेम वे देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा आसमान है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सन रेज है, ठीक है, ये सन रेज निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स मान लीजिए हैं कई ठो, ठीक, यहाँ से ये निकल के आ रहा है, और जो निकल के आ रहा है तो इससे ये स्कैटर्ड हो रहा है। इससे ये स्कैटर्ड हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, और इसे स्कैटर्ड वही होंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं। क्या है, छोटे छोटे हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, जिसके कारण जो सारे लाइट रेज होते हैं वो तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो ब्लू लाइट होता है उसमें प्रेजेंट, ब्लू कलर प्रेजेंट होता है उस व्हाइट लाइट में, उस ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, छोटे होने के कारण वही स्कैटर्ड करता है। और स्कैटर्ड जब करता है तो क्या होता है, वो भी स्कैटर्ड करता है तो पूरा स्कैटर्ड नहीं होता, यानी कि उससे पूरे ब्लू लाइट स्कैटर्ड क्या होते हैं, नहीं होते हैं, लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि थोड़ा ही अंश उसका क्या होता है, ब्लू लाइट का रिफ्लेक्ट स्कैटर्ड होता है या रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जिससे यानी कि यही थोड़े थोड़े लाइट जब ब्लू कलर के स्कैटर्ड होते रहेंगे, इसके आगे फिर जाएगा तो फिर दूसरे कण से टकराएगा, यानी कि इसी तरह निरंतर ये प्रक्रिया चालू रहती है। और टकराते टकराते यानी ब्लू लाइट थोड़ा 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 मतलब सबसे क्या होता है, स्कैटर्ड करता है, और जब पूर्ण रूप से स्कैटर्ड कर जाता है तो क्या होता है कि हमारा आसमान पूरी तरह से नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो सनलाइट रेज आता है उससे उसमें जो ब्लू कलर होता है, उस व्हाइट सनलाइट रेज में जो ब्लू कलर होता है उसी की स्कैटरिंग होती है, और उसकी स्कैटरिंग भी होती है तो पूर्णतः यानी कि पूरी स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, कम मतलब थोड़ा स्कैटरिंग ब्लू लाइट का होता है, थोड़ा सा ब्लू लाइट का स्कैटरिंग, लिटिल अमाउंट में ब्लू लाइट का स्कैटरिंग होती है। और जब वही लिटिल अमाउंट में स्कैटरिंग होती है तो जिससे कि स्कैटरिंग या फिर रिफ्लेक्शन होने के पश्चात, यानी स्कैटरिंग होता है ब्लू लाइट का और उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो वही आसमान हमारा क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। जैसा कि दिया था, स्कैटर ऑफ ब्लू कंपोनेंट of the white sunlight by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of the sky। यानी कि स्कैटर क्या दिया है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट, यानी कि वही ब्लू तत्व यानी कि जो नीला तत्व होता है व्हाइट सनलाइट रेज में, ठीक है, या व्हाइट सनलाइट में, वही स्कैटर करता है किसके द्वारा, तो बाई एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उस हवा के छोटे छोटे कणों के द्वारा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण हमारा आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए उसके आगे क्या दिया है कि अब मैं बता दूं कि ये तो हो जाता है, ठीक है, और मैं आपसे बात करूं कि ये केवल हमारे पृथ्वी से देखने पर ही नीला दिखाई देता है आसमान, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब इसी पृथ्वी को हम स्पेस से देखेंगे, ठीक है, इसी आसमान को यानी कि इसी हम अपने स्काई को जब हम स्पेस से देखेंगे तो टोटली डार्क दिखाई पड़ेगा। क्यों टोटली डार्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां स्पेस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, और जब एटमॉस्फेयर उस स्पेस पे प्रेजेंट नहीं होता तो वहां से या तो वहां डस्ट पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, हवा नहीं होती है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो जिसके कारण उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। और जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए नहीं जाएंगे तो लाइट स्कैटरिंग करेगी नहीं, और जब लाइट स्कैटरिंग नहीं करेगी तो हमारा स्काई कैसा दिखाई देगा, पूरी तरह से टोटली डार्क ब्लैक। ठीक है,
डार्क ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि हमारा आसमान हमारे पृथ्वी से ही केवल नीला दिखाई पड़ता है, और अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं, स्पेस से जब हम अपने अर्थ को देखेंगे, अर्थ छोड़ो, हम अपने सॉरी अर्थ की बात तो हो नहीं रही, जब हमने स्काई को देखेंगे, किससे, स्पेस से, जब स्पेस से हम अपने स्काई को देखेंगे तो वो टोटली डार्क दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, बता दिए कि बिकॉज ड्यू टू absence ऑफ एटमोस्फियर एंड absence ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, दैट्स वाई द नो कलर इज स्कैटर्ड, ठीक है, ड्यू टू दिस, और इसी कारण द स्काई इज टोटली डार्क, द स्काई इज विजिबल टोटली डार्क, कहां से, इन द स्पेस या एट द स्पेस। ठीक है चिल्ड्रन, इतना तो समझ में आया होगा। क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं, देखिए आगे, ये हो गया ब्लू कलर के स्काई का दिखाई पड़ना, क्यों दिखाई पड़ता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का, जो कि है कि वाई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन अपीयर्स इन रेड कलर, द सन अपीयर्स इन रेड कलर। सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है, किसके दौरान, तो सूर्य के निकलने के दौरान और सूर्य के डूबने के दौरान सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है चिल्ड्रन। सो चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों दिखाई पड़ता है, और जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं चिल्ड्रन, देखिए लिखना तो अपने हाथ में है, सेंटेंस तो हम बुक से भी पढ़ के उसको समझ लेंगे। अगर उस फेनोमेना को हम समझ लेते हैं, उस घटना को हम समझ लेते हैं, तो हम अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें घटना ही समझ में नहीं आई रहेगी, हम उसको समझे ही नहीं रहेंगे कि उसमें होता क्या है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब बता रहे हैं क्या, कि वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, वाई द सन appears red, why the sun appears red at sunrise and sunset, sunrise and sunset, यानी कि सूर्य के डूबने और निकलने पर सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, या सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ये एक हॉरिजॉन है, वही हॉरिजॉन जो मैंने कुछ पहले अभी बात किया था, ये हॉरिजॉन लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन लाइन है, ठीक। अब यहाँ से मैं देखूँ क्या बनाता हूँ, एक सूर्य को हमें यहाँ बना दिया, ये सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, ये सन है, और दूसरा सन हम यहाँ बना देते हैं, दूसरा सन यहाँ बना देते हैं, ये भी हमारा क्या है, सन है, ठीक है, ये भी हमारा सन हो गया, ये सन हो गया। अब एक सन हम यहाँ बनाते हैं, इसके बनाने का कारण मैं बताऊंगा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं चिल्ड्रन, समझने का प्रयास करिएगा। ये सन, तीन सन मैंने बना दिया, देखिए यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि ये सन का साइकिल है, मान लीजिए कि सूर्य की ये साइकिल है, और इसी साइकिल के दौरान क्या होता है, सूर्य यहाँ से निकलता है और चलते हुए फिर यहाँ आके डूबता है, यानी कि ईस्ट से ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, सूर्य वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, डूबता है ना। तो ये ईस्ट से ईस्ट साउथ होते हुए फिर वेस्ट में आके डूब जाता है, ठीक है, वेस्ट में आके डूब जाता है। तो अब मैं बताऊं, देखिए यहाँ से ऑब्जर्वर, अब यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर, और यही हो गया ये तीसरा ऑब्जर्वर, ये
ये तीसरा ऑब्जर्वर, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वर हैं, तीनों डायरेक्शन को देख रहे हैं, यानी कि 3 अलग अलग नहीं है। यही जब सूर्य निकल रहा है तो ये दिख रहा है, सूर्य जब हमारे ओवरहेड है तब दिख रहा है, और सूर्य जब सनसेट है तो दिख रहा है उस समय का, इसलिए मैंने 3 ऑब्जर्वर बनाया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जब सूर्य निकलता है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जर्वर तो हमारी पृथ्वी पर ही होगा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी पर ही होगा। सपोज डेट कि ये अर्थ पर है कोई ऑब्जर्वर, तो जब सूर्य की किरणें हमारी अर्थ के करीब आती है, यानी अर्थ के करीब आती है, तो हम जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें अर्थ की करीब आती है, ठीक है, और सूर्य जैसे निकलता है, तो जब अर्थ के करीब आती है, जैसा हमने पढ़ा कि हमारा अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होते हैं और उस एटमॉस्फेयर में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वगैरह, ठीक है, और जिसके कारण जो सूर्य से किरणें निकल कर आती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं 7 कलर्स, ये तो हम जानते हैं प्रेजेंट होते हैं। और जब वही 7 कलर्स इस हमारे मॉलिक्यूल से, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल से, सस्पेंडेड पार्टिकल से जैसे ही टकराते हैं, तो सबसे पहले स्कैटरिंग किस कलर का होता है, हम जानते हैं ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर तो सबसे पहले ही स्कैटर्ड कर जाता है। उसके बाद जो बचे हुए कलर होते हैं, ठीक है, बचे हुए कलर जो भी होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, मतलब लिटिल अमाउंट में स्कैटर्ड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेड कलर होता है इसका, रेड कलर जो होता है, जिस रेड कलर की मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेड कलर होता है, ये रेड कलर का वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है, इतना समझ लीजिए। वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है, और लॉन्गर वेवलेंथ के कारण ही ये सबसे लास्ट में स्कैटर्ड होता है, ठीक है। इसकी स्कैटरिंग ना के बराबर होती है, यानी कि क्यों इसकी स्कैटरिंग ना के बराबर होती है, क्योंकि जो यहाँ पे सारे सनलाइट रेज जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा, जिसके बाद थोड़ी ज़्यादा, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा, तो इस तरह से जितने भी वेवलेंथ, और सबसे लास्ट में लंबा वेवलेंथ इसका होता है। तो इससे पहले वाले जितने भी कलर हैं, यानी विबग्योर की परिभाषा दें, विबग्योर, देखिए, तो वॉयलेट सबसे पहले स्कैटर्ड, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और ऑरेंज तक आते आते क्या होता है कि ये बच जाता है उसमें, ये भी स्कैटर्ड उतना नहीं हो पाता, क्योंकि ऑरेंज भी पूरी तरह से स्कैटर्ड नहीं होता, ठीक है। ऑरेंज का भी मात्रा बहुत कम स्कैटर्ड होता है, कह लें तो ना के बराबर, लेकिन बाकी सारे कलर स्कैटर्ड कर जाते हैं, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये रह जाता है लास्ट में, इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती। क्यों इसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी कारण जो इसके पास, यानी सूर्य के पास जो कलर बच जाता है इसके रेज में, वो कौन सा कलर बच जाता है, बाकी कलर का तो स्कैटरिंग हो जाती है, यानी बाकी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो इसके पास कलर बच जाता है वो कौन सा कलर बच जाता है, तो वो रेड कलर बच जाता है। और डेट्स वाई उस समय, यानी सूर्य के निकलने के समय जो सूर्य हमारा होता है वो रेड दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब बात कर रहा है कि जब सूर्य हमारे ओवरहेड आ गया, यहाँ से तो इसकी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये जो जब ओवरहेड होता है तो हमारे ऑब्जर्वर और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस हो जाती है। कब, जब सूर्य हमारे ओवरहेड होता है, यानी कि नून के समय, दोपहर के समय, ठीक है, ड्यूरिंग नून, दोपहर के समय हम देखते हैं कि सूर्य क्या हो जाता है, ओवरहेड होता है, और उस समय हमारा जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। किसके दौरान, तो देन कंपेयर देन सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के दौरान जब ओवरहेड सन होता है तो उस समय उसकी दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। और दूरी के कम होने से जो लाइट रेज आते हैं, जो लाइट रेज आती हैं, वो लाइट रेज में ब्लू कलर स्कैटर्ड बहुत कम कर पाता है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत कम हो पाती है, ठीक है। और जिसके कारण ब्लू कलर कम स्कैटर्ड कर पाता है, क्योंकि ये बहुत कम हो, मतलब इसकी दूरी कम रह जाती है। तो जब दूरी कम रह जाएगी चिल्ड्रन, तो
एटमॉस्फेयर से मतलब तुरंत ही सनराइज निकल के आएगी, और जब तुरंत ही निकल के आएगी यहाँ से तो आते 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 स्कैटर्ड होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, और जब ज्यादा दूर से आएगा सनलाइट रेज तो स्कैटर होते 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 उसके बाद पहुंचेगा हमारी आंखों तक, ठीक है। लेकिन जब दूरी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपेक्षा यहाँ पे सनलाइट रेज बहुत तेजी से आता है। इसी कारण हमें दोपहर में गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि उस समय ओवरहेड सन होता है और सूर्य की रोशनी बहुत जल्दी ही हमारे पृथ्वी पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे दूरी कम होने के कारण स्कैटरिंग बहुत कम हो पाती है लाइटों की, क्योंकि यहाँ पे दूरी कम है, और जिसके कारण सारे लाइट की रिफ्लेक्ट मतलब क्या स्कैटरिंग नहीं हो पाती। एक लाइट की होती भी है स्कैटरिंग, यानी ब्लू लाइट की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और बहुत कम होने के कारण उसकी स्कैटरिंग होती भी है, लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी दूरी कम होती है। जब सूर्य हमारे ओवरहेड होता है ड्यूरिंग नून के समय, तो इसकी स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, और बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग भी बहुत कम होती है। बाकी सारे कलर तो इसके पास रह ही जाते हैं, स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम कलर की स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की होती है, और ब्लू कलर की कम स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती भी है तो कम होती है, तो ब्लू कलर भी इसके पास रह जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सारे कलर इसके पास प्रेजेंट हो गए, यानी ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट रेज, है ना। सूर्य के प्रकाश में सारे कलर प्रेजेंट हो गए, एक भी कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाई अच्छे से, जिसके कारण सूर्य दोपहर के समय हमें क्या दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही सूर्य हमें मतलब शाम के समय जैसे ही ढलने का वक्त होता है, यानी कि सूर्य के डूबने का वक्त जैसे ही होता है, तो सूर्य क्या करता है, ढलने के वक्त भी सेम वही प्रक्रिया जैसे उगने के वक्त होता है, ठीक है। ढलने के वक्त भी ये सूर्य दूर चला जाता है पृथ्वी से, और दूर जाने के कारण इसकी जो होती है लाइट रेज जो होते हैं उसमें प्रेजेंट 7 कलर्स जो होते हैं, उन 7 कलर्स में 6 कलर्स के जो स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। बच जाता है केवल क्या, रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होने के कारण उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और वो इसके पास ही रिमेन्स रह जाता है। बाकी सारे कलर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन केवल रेड कलर ही रह जाता है, ठीक है। और रेड कलर रहने के कारण सूर्य के डूबने के वक्त भी क्या होता है, यह रेड दिखाई पड़ता है, ठीक है चिल्ड्रन। तो समझ में आया होगा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।